हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स स्टडी आईक्यू पर। एक ऐसा चैनल जिस पर आपको सभी ऑप्शनल की रेगुलर क्लासेस और इंपॉर्टेंट सेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और ये इसी पर्पज से आपके लिए लॉन्च किया गया है कि जो आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इसका फायदा उठा सकें और इसको आप जज कर सकें कि सभी एक ही चैनल पर आपके सभी विषयों की जानकारी आपको मिल जाती है, सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन है दोस्तों एनसीईआरटी और इतिहास का विवाद। ये तो बात आप अच्छे से जानते हो कि हर सरकार अपने अनुसार अपने विभाग के द्वारा प्रकाशित किताबों में अपने तरीके से बहुत सारे बदलाव करती रहती है। अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने उद्देश्यों के दृष्टिकोण से उसमें बदलाव होते रहे और समय समय पर होते चले आए हैं। हर सरकार चाहती है कि हम अपने तरीके से सारी चीजें करें, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका इतिहास का विषय, क्योंकि यही एक ऐसा टारगेटेड इशू है जिसमें इतिहास में बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से रही हैं। तो हर सरकार, हर विभाग ये चाहता है कि उनके अनुसार या उनकी नीतियों के अनुसार या जैसा कि वो अपने देश के युवाओं को जो कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनके अनुसार प्रस्तुतिकरण किया जाए, उसमें नॉलेज डाली जाए। और अभी हाल ही में इसी बात को लेकर के काफी चर्चा हुई है, उसी विवाद पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। अच्छे तरीके से सुनिए, समझिएगा और उसके बाद आप अपने विचार रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय को मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको 60% प्लस या 300 प्लस नंबर इजीली आपको मिल जाएं। तो इतिहास हिंदी मीडियम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी काफी कहा जाए कि रोचक विषय है। काफी कहा जाए कि मार्क्स ओरिएंटेड भी सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अभी तक के जितने भी आपने हिंदी के टॉपर देखे होंगे उनके सबके ऑप्शनल सब्जेक्ट लगभग 90% स्टूडेंट्स का हिस्ट्री ही रहा है। और हिस्ट्री हमेशा से टॉप 4 सब्जेक्ट में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि काफी स्कोरिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसमें किसी तरह का कोई भी करंट अपडेट नहीं होता, ना कोई थिंकर होता है, लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं। अब आप समझ लीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज करते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपर आईएएस बने, तो आप लोगों को 60% या 300 प्लस मार्क्स आपको गेन करने ही होंगे, ठीक है ना। और वो हिस्ट्री आप लोगों को दिला सकता है। तो इस बैच में आप 14 मई तक, 14 तारीख तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं मेरे साथ में। और मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करेंगे, ठीक है ना। 6 मंथ में हम इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपका जो लेवल है इंप्रूवमेंट हम लोग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और ये एडमिशन अभी आपको 14,999 रुपए में मिल जाएगा, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज के साथ में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये मेरा ही नाम है, मेरे साथ ही आप लोग पढ़ेंगे, मेरे गाइडेंस में रहेंगे, ठीक है। चलिए, बात आती है कि यहां पर यूपीएससी में, वो सॉरी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की क्लास 7th की जो हिस्ट्री की बुक है, हमारे अतीत हिस्ट्री की बुक में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं, ठीक है ना। कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या है? बदलाव एक तो ये है कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो मुस्लिम शासक भारत में आए थे, दिल्ली सल्तनत, इसके विषयों को, इनके टॉपिक को काफी कम कर दिया है। दूसरा है मुगल मुगल शासक, इनके विषयों को, इनके कंटेंट को, विषय या इनका जो कंटेंट है उनको काफी लिमिटेड कर दिया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह हटा दिया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत कम कर दिया है, ना के बराबर, ठीक है ना। और इसी बात को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। एक तो इसको कम कर दिया और दूसरा इसकी जगह पर इन दोनों की जगह पर कुछ नए कंटेंट ऐड किए गए हैं, नए विषय या नए टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, नए विषय जोड़े गए हैं। जैसे महाकुंभ है, महाकुंभ है,
या आप कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ठीक है ना। या इसी तरह के आपके अन्य सांस्कृतिक सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, मन की बात से लेकर के अन्य प्रकार की चीजें हैं। ऐसी कई सारी सांस्कृतिक गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है, गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। और इसी बात को लेकर के इतिहासकारों में, विद्वानों में एक विवाद खड़ा हो गया है। एक विवाद खड़ा हो गया है। कुछ इनके इस बदलाव के विरोध में है और कुछ इस बदलाव के पक्ष में है। वो हमें जानने की कोशिश करनी है कि इतिहास का बदलाव सही है या गलत है या क्या है। वो हम डिसीजन बाद में रखेंगे या क्या रखेंगे, अपना व्यूज क्या रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं। जो इसके विरोध में है, इस बदलाव के विरोध में, उनका कहना है कि यह इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, के साथ छेड़छाड़ है। इनका मानना है कि दिल्ली सल्तनत में या मुगल शासकों के समय में जो कुछ भी हुआ उसे लोगों को पढ़ने देना चाहिए, जिससे कि लोग और जो युवा है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उस सच को जान सकें कि उनके समय में वहां पर क्या हुआ था। यानी कि इतिहास का सही ज्ञान जनता तक पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। ये एक तरीके से गलत है कि हम इतिहास में बदलाव कर रहे हैं और एक जैसी परंपरा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुद्दों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमारे देश या शासन या इतिहास में काफी बड़े समय में जोड़ा गया, रखा गया, सारी चीजें हुई, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये इन्होंने विरोध किया। लेकिन इनका जो पक्ष लेने वाले हैं, विवाद का पक्ष लेने वाले, उनका मानना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुसार बदलाव किए गए हैं, उसके अनुसार बदलाव किए हैं। और बदलाव क्या है, इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक इतिहास तथा परंपरा का ज्ञान प्रसार करना है, ज्ञान प्रसार करना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए नए विषयों को, नए टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि भाई आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग, बच्चे उन सबको पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें कि हमारे देश में किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सामाजिक स्तर पर सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं, किस तरह की चीजें बदलाव किए हैं, जिसका लोगों पर, समाज पर, धर्म पर, तमाम सारी जगहों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सरकार का और सरकार के जो पक्षधर हैं, उन लोगों का अपना मानना है। यहीं पर एक तीसरा और पहलू निकल करके आया। आर माधवन जैसे जो बहुत बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, एक तीसरा पक्ष और निकल के आया। जैसे हम कहें तो आर माधवन बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव किए गए हैं, जो कुछ भी किया गया है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बात यह है कि साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है, साउथ इंडिया यानी कि तमिल, तेलुगु, तमिल हिस्ट्री, उसको क्यों इग्नोर किया गया है, क्यों उसको नकारा गया है, नकारा गया। आप मुगल और दिल्ली सल्तनत के 800 साल के शासन को आप बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई चोल शासकों ने 1200 वर्षों तक शासन किया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन एनसीईआरटी और इन किताबों में आप उनका केवल एक छोटा सा अंश ही प्रकाशित करते हैं, बहुत छोटे से हिस्से में उसको बता करके आप निकल जाते हैं। विस्तृत तौर पर उनकी चर्चा क्यों नहीं होती है, क्यों उसको इग्नोर किया जाता है? कौन डिसाइड करेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कौन क्या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या तमिल, तेलुगु, ये जो क्षेत्र है जहां पर इतनी बड़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई हैं, क्या उनको लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? क्या उनको नहीं जानना चाहिए? ये गलत है। ये आर माधवन का तीसरा पक्ष है, ठीक है ना। तो उनका कंसर्न है
चोल डायनेस्टी और दक्षिण भारत के इतिहास को बराबर सही जगह न मिल पाने की। दूसरा, उनका कहना है कि दिल्ली सल्तनत जैसे 800 साल के शासक को इतना आप बड़ा बनाते हैं, वो दिखाते हैं। और दूसरी तरफ इनका कहना है कि हम सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुसार, सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, जिसको लोगों को जानना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को जानना चाहिए। ये सारा विषय है। अब बात आती है कि इसमें हमारा आपका पक्ष क्या है। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक इतिहास के दृष्टिकोण से बात की जाए तो मैं, जैसा कि इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूं और आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें सही और संतुलित पक्ष को रखना बहुत जरूरी है। और वो पक्ष ये है कि एक इतिहासकार को या एक इतिहास लिखते समय सरकार को बिल्कुल ही कहा जाए कि न्यूट्रल होना चाहिए और सभी पक्षों को बराबर तरजीह देनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव पता चल सके। चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल हो, चाहे चोल हो, चाहे मौर्य साम्राज्य हो या गुप्त शासन हो या कोई भी हो, हमें सभी के बारे में सही और गलत सभी पहलुओं को बिना किसी वायसनेस के पता होना चाहिए और विश्लेषण भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उस विश्लेषण को भी पढ़ सकें, समझ सकें कि जो लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है, क्या उसका उद्देश्य है, किस तरीके से चीजें हमको समझनी चाहिए। और कुछ चीजें पाठकों पर, इतिहास के जो विद्वान हैं या कह लीजिए इतिहास के जो हमारे आपके जैसे बहुत सारे छात्र हैं, उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए कि हम उसको कैसे लेते हैं। क्योंकि इतिहास की अगर सही जानकारी हमें आज हमको आपको नहीं होगी, सभी पहलू सही तरीके से नहीं पता होंगे, तो हम अपना आधार पता ही नहीं कर सकते कि हमारा वास्तविक आधार क्या है। और दूसरा, हम आगे के लिए जो नीतियां बनाना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को जो बताना चाहते हैं, वो सही जानकारी कैसे पहुंचेगी। उस तक सही जानकारी पहुंचना भी जरूरी है, जिससे कि वो अपने आगे की पीढ़ियों को, उस परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास लेखन बहुत ही संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए। सभी पहलुओं को एक सही मात्रा के अनुसार मौका मिलना चाहिए, उसमें सही विश्लेषण होना चाहिए, सही क्रमबद्धता होनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास का सही ज्ञान लेकर के आगे बढ़ सके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ना कि किसी सरकार की अपनी नीतियां हो, न किसी इतिहासकार का अपना कोई पक्ष हो और ना ही समाज के किसी एक वर्ग को खुश करने की परंपरा हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इतिहास में हुआ है उसे एज इट इज सही विश्लेषण के साथ में आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने देना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि वो इस परंपरा को, इस चीज को कैसे लेती है। अगर हमने आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास नहीं बताया तो हमारा आधार ही खत्म हो जाएगा कि हमारा इतिहास क्या था। और जिस पीढ़ी को अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा की सही जानकारी नहीं होगी, वो देश कितना खड़ा हो पाएगा, ये आप सोच सकते हो। तो इसके सही पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, बात है कि सभी पहलू होने चाहिए। अगर सांस्कृतिक परंपरा को डालना है, बिल्कुल डालिए, उसको भी संतुलित करने की कोशिश कीजिए, नो डाउट। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये यूपीएससी में लिखने का एक तरीका भी है, जिसके बिहाफ पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।